Hello guys, how are you? Fine, sir. I hope your session is almost completed. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. तो पिछले क्लास में हम तो आई एम विपुल MA PIS हम कर रहे हैं JNU से। पिछले क्लास में हिस्ट्री में पढ़ रहे थे हम लोग मॉडर्न इंडिया। ऐसे आज क्लास तो वर्ल्ड हिस्ट्री की है, लेकिन जो मेजर पार्ट बच गया था मॉडर्न इंडिया का जिससे क्वेश्चन पूछता है, सोच रहे थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर टाइम जो भी बचेगा उसमें मॉडर्न जो भी टाइम बचेगा उसमें फिर वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे मॉडर्न इंडिया के बाद। तो ठीक है ना, ये स्टार्ट करें ना ये तो। Yes, sir. तो पिछले क्लास में हम लोग 1920s तक पहुंचे थे, मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री देख रहे थे उसमें 1920s का जो भी दौर था उसमें देख रहे थे। तो वहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो है रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल रिफॉर्म का जो मूवमेंट था इंडिया में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं और फिर आगे का टाइमलाइन देखेंगे 1920 से। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट We were at Lucknow session and Jallianwala massacre. yeah, I will start from there also, but first I want to separately want to discuss about social reform movements and रिवाइवल मूवमेंट्स। तो दो चीजें थी, एक तो रिफॉर्म था सोशल मूवमेंट में, एक तो रिफॉर्म था और दूसरा था रिवाइवल। रिफॉर्म और रिवाइवल में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्चुअली देखें तो अच्छा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। रिफॉर्म में है कि जो भी यहाँ जो रिलीजन थे, जैसे अगर हिंदुइज्म का एग्जाम्पल है, वैसे रिफॉर्म मूवमेंट हिंदुइज्म में ही नहीं, उसके अलावा इस्लाम और पारसी में भी ये चला था रिफॉर्म मूवमेंट। तो इसमें मेन बात ये था ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी जो कुरीतियां होती है, जो डिस्टॉर्शन होता है रिलीजन का, वो हो चुका होता है। अब उसको बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर थे वो चाहते थे कि जो कुरीति है, जो भी उसमें डिस्टॉर्शन आ गया है, उसको सही किया जाए और एक नया जो वे फॉरवर्ड है उसको पुट किया जाए। तो वो होता है रिफॉर्म। अब रिवाइवल में होता है कि जो डिस्टॉर्शन आया उसको में नया कुछ नहीं जोड़ेंगे, बल्कि एकदम शुरू में जाएंगे। जैसे अगर हिंदुइज्म में बात करें तो रिवाइवल में बात, जैसे दयानंद सरस्वती हैं, वो रिवाइवलिस्ट हैं, वो रिफॉर्मिस्ट कम है, वो रिवाइवलिस्ट ज्यादा है। उनमें क्या है फिर कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो। तो इसमें जो एलिमेंट है वो रिवाइवल का है कि अभी जो हिंदुइज्म का जो फॉर्म है वो डिस्टॉर्ट हो गया है, लेकिन जो वेद में था वो बहुत अच्छा था, तो उधर लौट जाओ। तो ये रिवाइवल हुआ कि पुराना चीज को फिर से लाना चाहते हैं, तो इसको रिवाइवलिस्ट कहते हैं। और रिफॉर्मिस्ट हो गया कि नया कुछ और भी कहीं कुछ चल रहा हो वहां से लाना और डिस्टॉर्शन को खत्म करना। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में मेनली जो शुरुआत है वो देखा जाता है राजा राम मोहन राय का जो एक्टिविज्म है और ब्रह्म समाज का जो स्थापना है वहां से। तो इसमें आप ब्रह्म समाज की स्थापना देख सकते हैं कि कब होती है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में ये राजा राम मोहन राय के द्वारा होता है, और फिर ये दो अलग अलग पार्ट में आगे जाकर के बढ़ जाता है। तो दो अलग पार्ट हो जाते हैं इसमें। एक तो होता है ब्रह्म समाज में भी वैसे लोग रहते हैं जो कहते हैं कि जो शुरुआत में ब्रह्म समाज कह रहा होता है, जैसे क्या कह रहा होता है कि मूर्ति पूजा नहीं
करना का कोई मतलब नहीं, आइडल्ट्री जो है, तो उसको विरोध करते हैं। और फिर इसमें और भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर डीप जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगता है उसमें भी। यहाँ पे यही है कि इसमें बाद में दो पार्ट हो जाता है। एक तो वो ब्रह्म समाज जो क्लेम करता है कि हम लोग जो शुरुआत वाला था वहां से है, मतलब कि यहाँ भी फ्रिक्शन तुरंत पैदा हो जाता है जैसे ही ये राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है उसके बाद। तो एक हो जाता है आदि ब्रह्म समाज, आदि मतलब जो पुराना ब्रह्म समाज जो क्लेम करता है कि ओरिजिनल है। और फिर एक होता है साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज का लीड करते हैं बाद में केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज को लीड करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। अब रिफॉर्म मूवमेंट में जो इनका योगदान है राजा राम मोहन राय का, वो देख सकते हैं जो सबसे बड़ा है वो सती प्रथा के एबोलिशन से है। तो सती सिस्टम होता है पहले, और ये ज्यादातर पाया जाता है ये अपर कास्ट में और बंगाल का जो रीजन है उसमें, और वो भी अपर कास्ट अपर क्लास में पाया जाता है। ये होता है उस समय। सती का क्या मतलब होता है वो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी स्त्री का जब पति मर जाता है तो उसके साथ ही उसको भी चिता में जला दिया जाता है, जला दिया जाता था। और ये मतलब अब इसको क्या ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ये रिप्रेसिव है, इसको शब्दों में तुलना नहीं कर सकता कहीं भी। तो इसको बैन कराने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं राजा राम मोहन राय, और वो मूवमेंट तैयार कर रहे होते हैं कि बैन कराया जाए। हालांकि उस समय का समाज और भी मतलब कंजर्वेटिव था, और तब पब्लिक मीटिंग्स नहीं किया करते थे ये लोग। ब्रह्म समाज की एक भी पब्लिक मीटिंग्स नहीं है, क्योंकि आज भी जो कंजर्वेटिज्म है उसके खिलाफ बोलने पे पब्लिक में क्या ही रिएक्शन आता है वो देखते ही हैं। और उस समय कैसा रिएक्शन आता होगा आप सोच करके देखिए। तो पब्लिक मीटिंग्स नहीं होता था, लेकिन ये लोग फिर जो लेजिस्लेशन का जो मीडियम होता है कि जो गवर्नमेंट थी उस समय यानी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, तो जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उसके साथ नेगोशिएट करके, और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट शुरू में जो थी जो 1857 से पहले अगर देखें तो वो रिफॉर्म मूवमेंट को बढ़ावा देती थी। मतलब भारत में बहुत सारा वैसा कुरीति था, वैसा कंजर्वेटिज्म था, उसको तोड़ने के लिए वो काम करते थे। जो कि बाद में एक रीजन रहा 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, उसमें एक ये भी रीजन रहा कि भारत के जो उस भारत का उस समय जो संभ्रांत वर्ग था जिसको इलीट क्लास कहते हैं, वो इस चीज को जो रिफॉर्म के लिए वो जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट उस समय काम करती थी उसको एक इंटरवेंशन के तौर पे लेता है। और वो भी रिवोल्ट का एक रीजन है, हालांकि ये नेगेटिव रीजन है लेकिन रीजन था। जैसे सती सिस्टम जब अबॉलिश किया गया 1829 में, तो उसमें वाइसराय था यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक, और राजा राम मोहन राय का प्रयास था इसमें, वही लेजिस्लेशन से ये हुआ था। तो ये यहाँ पे ये सती सिस्टम एबॉलिश हो गया। बाद में फिर देख सकते हैं हम लोग जो इस्लाम में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट रहा है सर सैयद अहमद खान का। तो 1878 इसमें सर सैयद अहमद खान मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी उसकी स्थापना करते हैं। और एक इनका जनरल था तहजीब उल अखलाक, इसको भी ये पब्लिश करते हैं। और एक साइंटिफिक सोसाइटी ऐसे करे कुछ था, हमको नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा अभी, तो उसका भी स्थापना करते हैं। और ये इनका एक एम रहता है कि इस्लाम तो ठीक है, अपने साथ जो साइंटिफिक जो नया वेस्ट में
जो साइंस का नया जो इन्वेंशन है उसको भी उसमें इनकलकेट करे। तो ये साइंटिफिक नॉलेज पे बहुत जोर देते हैं विद रिलीजियस एजुकेशन। तो ये इनका सर सैयद सैयद का योगदान है। और फिर बहुत सारी बातें हैं लेकिन डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम उतना है ये, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर एक और आप देख सकते हैं, ये हेनरी विवियन डेरोजियो का, वो बंगाल में उसमें प्रोफेसर थे, बहुत कम उम्र के थे ये, तभी इनका डेथ हो गया था हेनरी विवियन डेरोजियो का। लेकिन उतने कम समय में भी ये बहुत अच्छा, मतलब कि वहां पे एक मूवमेंट, और इनका मूवमेंट रेडिकल था और वो ला पाए थे, और इसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। सॉरी फॉर डिसरप्शन। हाँ, तो हेनरी विवियन डिरोजियो का जो मूवमेंट था उसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर बाद में पारसी समाज में, जो दादा भाई नौरोजी हैं वो पारसी समाज से आते हैं, तो पारसी सोसाइटी में भी बहुत सारी कुरीति थी। तो उसके लिए फिर दादा भाई नौरोजी एक रहनुमाई मजदान सभा का स्थापना करते हैं, और उसमें मेनली वुमेन एजुकेशन पे जोर दिया जाता है। तो ये सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं। फिर इसके बाद जो मूवमेंट, जैसे दयानंद सरस्वती हैं और ये तिलक हैं बाद में, उनका जो मूवमेंट रहा है वो रिवाइवलिस्ट है। रिवाइवलिस्ट है और वो कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वो और कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं। जैसे तिलक हैं, वो कल्चरल नेशनलिज्म की बात करेंगे, और मतलब कि ऑर्गेनाइज करने के लिए लोगों को वो यूज करेंगे गणपति फेस्टिवल का, शिवाजी फेस्टिवल का। ये जो तिलक हैं ये वो करते हैं इसका यूज। और तिलक एक्चुअली कंजर्वेटिव है, अगर देखें तो एक बिल आया था एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट बिल था, ये 1891 में आया था। तिलक इसको अपोज करते हैं। अब ये था क्या एज ऑफ कंसेंट बिल? ये था कि जो मिनिमम एज है मैरिज का वो बढ़ा देना चाहिए थोड़ा सा। और बढ़ाया भी कितना, मतलब 11 ईयर शायद किया था गर्ल्स के लिए, और 13 ईयर किया था बॉयज के लिए। तो इतना इस इसको भी वो देख रहे थे इंटरवेंशन के तौर पे, कि इंटरवेंशन इन इंडियन सोसाइटी। तो ये कंजर्वेटिज्म को दिखाता है इनका। फिर बाद में, हाँ, दयानंद सरस्वती का देख लेते हैं। तो दयानंद सरस्वती का जो है वो आर्य समाज है। आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 में। आर्य समाज भी जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध करता है। लेकिन आप एक बात देखेंगे, जैसे उसमें भी, ये ब्रह्म समाज में भी या आर्य समाजवाद का जो है उसमें भी, खास करके ब्रह्म समाज में शुरू में, या और भी जो इस तरह के मूवमेंट हैं उनमें अनटचेबिलिटी को तो विरोध किया जाता है। वो अनटचेबिलिटी को कहते हैं कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन वो कास्ट सिस्टम पे या वर्ण सिस्टम पे नहीं बात करते हैं। मतलब वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम का रिफॉर्म होना चाहिए, या रिफॉर्म से तो ये खत्म भी नहीं होगा। तो इसका क्या होना चाहिए, अबोलिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे बात नहीं किया जाता है इस सब में। ये बात आप ध्यान रखें। अब बाद में, इसके बाद फिर फूले का एक संगठन बनाए बाद में, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले। और एक बुक उनकी जो पूछी जाती है एग्जाम में वो है गुलामगिरी।
तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की है, और उनका जो बुक है वो है गुलामगिरी। तो ज्योतिबा फूले और उनकी जो पत्नी हैं सावित्रीबाई फूले, इनका योगदान है बहुत विमेन्स एजुकेशन के लिए। ये बात आप ध्यान में रखें। फिर इसके बाद विवेकानंद के बारे में देख लेते हैं। उनका जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए वो, तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना रामकृष्ण परमहंस नहीं किए हैं। रामकृष्ण परमहंस गुरु हैं, यानी टीचर हैं इनके, विवेकानंद। और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए वेलूर मठ जो है कलकत्ता में, कलकत्ता में ये है। ये देख लीजिएगा फैक्ट, वेलूर मठ कहाँ है। और फिर विवेकानंद का एक और योगदान है, पार्लियामेंट हुआ था एक वर्ल्ड रिलीजन का। तो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट हुआ था शिकागो में, उसमें 1892 और 93। तो इसमें ये हिंदुइज्म पे इनका स्पीच है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन वर्ल्ड रिलीजन, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन एट शिकागो। तो इस पे इनका स्पीच था हिंदुइज्म पे। वो बहुत मतलब चर्चित स्पीच है, वो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि कब है। इसमें ये हिंदुइज्म पे बोले थे, बुद्धिज्म पे बोले थे, जो भी इंडियन रिलीजन है उस पे ये बोले हैं उसमें। इसमें ये बताते हैं कि हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ, यहीं पे बताए हैं। इसका बाद में फिर बहुत जगह पे रेफरेंस मिलता है। फिर एक इसके बाद आप थियोसॉफिकल सोसाइटी का थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया और उसमें और कौन कौन लोग जुड़े उसमें बात। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1895 के आसपास में हुआ था। और इसमें एक कर्नल थे, कर्नल आलकॉट, और एक ब्लावस्टकी ऐसे नाम था। और बाद में फिर एनी बेसेंट और एओ ह्यूम इसके सदस्य रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ये था रिफॉर्म और रिवाइवल मूवमेंट। अब इसके बाद हम लोग जहां से छोड़े थे, यानी 1920s का जो दशक था, वहां से फिर उठाते हैं। अच्छा, उससे पहले एक प्रेस का थोड़ा देख लें। जो प्रेस है इंडिया में, तो प्रेस का के लिए दो एक्ट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है अगर ब्रिटिश इंडिया की बात करें। तो एक तो मेटकाफ के टाइम में आया था, मेटकाफ एक्ट। ये आया था 1835 में। 1835 का मेटकाफ एक्ट था। इसमें जो पहले रिस्ट्रिक्शन था, प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन था, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड था, प्रेस भी नहीं उसको यूज कर सकती थी। बाद में जब मेटकाफ है, जो वो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये विलियम बेंटिक के बाद आया था। तो ये इन्होंने क्या किया कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे प्रेस पे उसको हटा दिया, लिफ्ट कर दिया। और जो लाइसेंसिंग था कि प्रेस में लिखने के लिए लाइसेंसिंग चाहिए होता था, उसको लाइसेंसिंग को खत्म किया। तो इसी के कारण मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद जब 1835 में ये सारा कुछ हो गया, तो प्रेस में बहुत सारी बातें छपने लगी और अखबार बहुत लोग पढ़ने लगे। तो उसमें क्या होता है, अब अखबार पढ़ेगा तो राजनीति उसमें लिखा जाएगा, और क्या होगा। तो धीरे धीरे कुछ न कुछ तो राजनीतिक चेतना का विकास होगा। जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो जो सिविल सोसाइटी है उसमें इंक्रीज करेगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये तो ठीक नहीं है, ज्यादा
अगर जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर सवाल पूछेगी। तो लिप्टन के टाइम में लॉर्ड लिप्टन आए और उन्होंने क्या किया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा दिया। और ये लगा दिया 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास हो गया यहाँ पे। और इसी समय आर्म्स एक्ट पास हुआ था, वो अलग था, वो प्रेस में नहीं है। अब इसमें ये प्रावधान किया गया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में, जो वर्नाक्यूलर का मतलब होता है इंडिजिनस लैंग्वेज, कोई भी चीज इंडिजिनस होता है उसको वर्नाक्यूलर कहता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या किया कि जो भी अखबार जो भारतीय भाषाओं में छपता था उस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। और कुछ भी छापना है तो उसको पहले आपको सेंसर कराना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए एक अखबार का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका पहले इंग्लिश में छपा करती थी, सॉरी पहले बंगाली में छपा करती थी। इसने रातों रात अपना क्या किया कि भाषा चेंज कर लिया और इंग्लिश कर लिया, क्योंकि उसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो भारतीय भाषाएं थी उस पर लागू होती थी, इंग्लिश पे नहीं। तो ये आप इतना याद रख सकते हैं। फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वापस लिया गया बाद में, जब भारत में वायसराय आए रिपन, जो जस्ट बाद ही आए थे लिटन से पहले, वो 1780 में आए थे सर। तो ये था प्रेस से संबंधित ब्रिटिश इंडिया में। अब हम लोग 19, अच्छा यहाँ तक किसी को पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं। हम लोग 1920s में आते हैं अब। तो यहाँ पे 1920s में इंडिया में क्या चल रहा था? तो इससे पहले का जो घटना है वो क्या है कि 1914 टू 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की में जो खलीफा का पोस्ट जो है, जो इस्लामी सल्तनत का मतलब कि खलीफा जो होता था वो टर्की ऑटोमन एम्पायर का रूलर को खलीफा कहते थे। अब जब ऑटोमन एम्पायर हार गया 1918 में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें ऑटोमन एम्पायर एक्सिस पावर की तरफ से था और वो हार गया था। अब हारने के बाद क्या हुआ कि उसका जो एम्पायर है वो कॉन्फिस्केट कर लिया गया। ब्रिटेन और जो भी अलाइड पावर थे वो बांट लिए। अब उसके बाद उसमें टर्की का जो मूल एरिया था वो बच गया खाली, और वहां पे जो खिलाफत था वो खत्म कर दिया गया। अब खिलाफत खत्म होने से क्या हुआ कि जो इस्लाम में जो खलीफा होता था वो धार्मिक नेता भी माना जाता था। तो भारत में खिलाफत मूवमेंट इसके अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि खलीफा का पोस्ट खत्म कर दें, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ भी थे, ब्रिटिश वहां थे, टर्की में भी जो खलीफा को हराने वाले थे वो ब्रिटिश ही थे। तो भारत में मुसलमानों में यह हुआ कि खलीफा का पोस्ट आप खत्म नहीं कर सकते हैं, तो आप विरोध में खिलाफत मूवमेंट करेंगे। तो इसमें मोहम्मद शौकत अली और मोहम्मद अली जो है, अली ब्रदर जिनको कहते हैं, वो इसको मतलब कि शुरू में लीड कर रहे थे। बाद में ऑल इंडिया खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया, जिसको सिर्फ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। तो इसमें खिलाफत का जो इशू है वो शामिल था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। और ऑल इंडिया खिलाफत जो कमीशन था
इसका हेड बनाया गया इनको, ये प्रेसिडेंट बनाया गया। जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी, इसका हेड बनाया गया यानी प्रेसिडेंट गांधी को। तो गांधी के लीड में ही बाद में फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है। गांधी का 3 मूवमेंट ज्यादा बड़ा मूवमेंट है। उससे पहले गांधी 1917 में चंपारण मूवमेंट में भाग ले चुके थे, फिर 1918 में खेड़ा में, और 1918 से 19 के दौरान 1918 में ही शुरू हुआ था वो अहमदाबाद का मिल का स्ट्राइक था वो। तो ये 3 में, अब 1917 वाला जो है वो चंपारण आंदोलन में क्या था, 3 कठिया प्रणाली होती थी। 3/20 पार्ट ऑफ लैंड पे देयर वाज कंपल्सरी इंडिगो कल्टीवेशन था, फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ता था। और उस इंडिगो कल्टीवेशन में क्या होता है, नील की खेती, उसमें क्या होता है कि जमीन बंजर हो जाता है। अब बाद में क्या हुआ कि नील का जो बाजार था वो रहा नहीं, क्योंकि जर्मनी में उसमें डाई जो है, सिंथेटिक डाई इन्वेंट कर लिया गया था। अब नील का खेती करके उपजाना और डाई पैदा करना ज्यादा महंगा पड़ता था, तो नील का खेती का व्यापार उतना रहा नहीं था ठीक ठाक। और फिर भी किसानों को 3 कट्टा में करना पड़ता था। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और 3 कट्ठा में करना पड़ता था, यानी कि 3/20 में। अब इसका विरोध कर रहे थे बिहार में किसान, और राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे गांधी वहां गए थे चंपारण में। और 1917 में फिर 3 कठिया जो प्रणाली थी ये खेती की, इंडिगो कल्टीवेशन की, वो खत्म कर दी गई इस आंदोलन के बाद। फिर ऐसा ही एक खेड़ा में आंदोलन था किसानों का 1918 में। तो इसमें था कि जो ब्रिटिश थे वो ये प्रॉमिस कर चुके थे पहले कि अगर किसी वर्ष जो फसल नॉर्मल टाइम पे उपजता है उससे 1/3 से कम उपजेगा तो लगान माफ कर दिया जाएगा। ये पहले का एग्रीमेंट था खेड़ा में। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि फेमाइन हो गया, लेकिन और फसल नहीं उपजी उतना। लेकिन उसके बाद भी जो रेवेन्यू कलेक्टर था वहां, वो इस एग्रीमेंट पे आने के लिए तैयार नहीं था। वो वही पुराना वाला जो लगान था उसको वसूलना चाहता था। अब किसानों के पास उस समय उतना क्षमता नहीं था कि वो दे सकते थे, क्योंकि फसल उपजी नहीं थी ठीक। तो यहाँ पे किसान का मूवमेंट शुरू हुआ और फिर उसको लीड किए महात्मा गांधी, और वो ही खेड़ा का आंदोलन है 1918 का। फिर 1918 में ही आंदोलन शुरू हुआ था अहमदाबाद मील स्ट्राइक। अहमदाबाद मील स्ट्राइक में क्या था कि जो वर्कर्स थे वो वेतन वृद्धि के लिए स्ट्राइक कर रहे थे, क्योंकि उनका वेतन बहुत कम था उस समय का जो स्टैंडर्ड था उनके मुताबिक। तो वो स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन जो कैपिटलिस्ट थे वहां पे वो सुन नहीं रहे थे, वैसे भी नहीं सुनते हैं, तो सुन नहीं रहे थे। तो इसमें महात्मा गांधी का ये था कि इसमें हंगर स्ट्राइक पे वो बैठे वर्कर्स के तरफ से, और कैपिटलिस्टों को उसमें उन्होंने अग्री किया। और ये 1/3 था इसका डिमांड, 1/3 इंक्रीज का डिमांड था। मतलब कि अगर अभी 100 रुपया वेतन है तो 133 हो जाना चाहिए बढ़ के। तो 1/3 का डिमांड था। कहीं कहीं आप 35% भी देखेंगे, तो ये भी लगभग 1/3 है। तो 1/3 इंक्रीज का डिमांड था, जिसको मान नहीं रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि 20% इंक्रीज करेंगे। लेकिन फिर स्ट्राइक और महात्मा गांधी का जो भी हंगर स्ट्राइक था, इसके बाद फिर वो
बढ़ाने के लिए मान गए थे। तो ये था अहमदाबाद मील स्ट्राइक। अब इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जो 1920 का है। तो इसको शुरू हुआ था, यही मुद्दा था इसमें, दो तीन मुद्दा था इसमें शुरू होने से पहले। और एक तो खिलाफत का था, और दूसरा जो रॉलेट एक्ट आया था 1918 में, और 19 में इसके खिलाफ भारत में प्रदर्शन हो रहे थे। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ में प्रदर्शन भारत के बहुत जगह में हो रहा था। इसी में एक शहर था अमृतसर। अब अमृतसर में ये प्रदर्शन को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। कर्फ्यू लगा तो दिया गया था, और उसमें जो स्थानीय नेता थे, एक दो नेता थे। तो एक तो सैफुद्दीन किचलू थे और एक डॉक्टर सत्यपाल मलिक थे। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और अमृतसर जो शहर था वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया। अब 13 अप्रैल की जो जालियांवाला मैसेकर की जो घटना है वो यहीं पे होती है। तो ये बैसाखी का दिन है, 13 अप्रैल को 1919 में। अब बैसाखी में क्या होता था कि मेला लगता था जालियांवाला बाग में, और ऐसे भी अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके बहुत पास में ही है। अब वो मेला लगता था और बैसाखी का दिन था, तो वहां आए थे लोग। अब जो गांव से लोग आए थे उनको ये नहीं पता था कि वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है। आज कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा है तो कुछ बात पता लग जाता है। पहले मतलब कम्युनिकेशन तो बहुत वीक हुआ करता था उस समय। क्या ही पता रहता था, जो गांव में लोग रहता था उसको पता ही नहीं रहता था कि शहर में आपका सिटी में राजा बदल गया है। उसको तब पता लगता था जब वो कुछ वैसा घटना होता था। तो 1919 13 अप्रैल को यही हुआ था। उसमें कर, कर्फ्यू लगा हुआ था लेकिन लोग जमा हो गए थे, और एक भाषण हो रहा था वहां पे विरोध में भी। जो ये स्थानीय नेता थे उनका गिरफ्तारी के विरोध में। अब उसी समय क्या है कि ये जो जनरल डायर है, जनरल और आर डायर है, वो रीजनल डायर, एक जनरल ओ डायर है, वो वाला नहीं, ये नहीं, ये रहता है उस समय गवर्नर। ये जनरल आर डायर है, रीजनल डायर। तो ये जो है वहां पे आता है, ये मिलिट्री कमांडर रहता है। आता है वो गोरखा और बलोच रेजिमेंट रहता है, इसको लेकर के, और बिना पूछे चलाना शुरू करता है। 1600 राउंड गोली चलाता है। अब बहुत लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग मरते हैं, और घायल बहुत लोग होते हैं। कुआं रहता है, उसमें कूद के बहुत लोग जान देते हैं। और एक ही एंट्रेंस रहता है, और एक ही, वही जिस एंट्रेंस से गए हैं फिर उसी से निकलना रहता है, उसी पे आके वो लगा देता है। मशीन गन भी लेकर के आता है, लेकिन वो एंट्रेंस में मशीन गन पास नहीं होता है, इसलिए वो मशीन गन अंदर नहीं जा पाता है। तो हम लोग डाइवर्ज कर गए हैं बहुत ज्यादा। तो फिर से आते हैं पॉइंट पे, कहाँ थे। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती है जालियांवाला बाग की। ठीक है, ये याद रखिए, बाकी का कहानी पूछेगा नहीं। हाँ, तो ये भी एक मुद्दा रहता है उस समय। अब इसके बाद शुरू होता है 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ये नागपुर सेशन में डिक्लेयर होता है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर सेशन होता है उसमें डिक्लेयर होता है कि अब चलाया जाएगा मूवमेंट। और उसका जो सेशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लाला लाजपत राय होते हैं। तो ये आप याद रखें। फिर एक बात याद रखें कि जिन्ना जो है वो कर रहे थे उस समय खिलाफत मूवमेंट का। अगर पूछ देगा कौन कौन से नेता का नाम पूछ देगा, तो इसमें जिन्ना जो है वो अपोज करने वाले में आएंगे। ऐसे लगता है कि जिन्ना तो सपोर्ट ही किया होगा, लेकिन नहीं, इसमें अपोज किए थे जिन्ना। क्योंकि तब तक जिन्ना कम्युनल नहीं थे, तब तक वो सेकुलर हुआ करते थे। और होम रूल लीग में जिन्ना का भी योगदान रहा है।
So if you have any question, still you can ask. अब बाद में कॉल ऑफ कर दिया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। जो चौरा चौरी का इंसिडेंट होता है फरवरी में होता है शायद, तो इसके बाद कॉल ऑफ कर दिया जाता है 1922 में। अब 1922 में ही गया सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ जाते हैं कांग्रेस के लीडर, एक तो हो जाते हैं स्वराजिस्ट और एक हो जाते हैं नो चेंजर। तो स्वराजिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जाएंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी बिल वगैरह पास किया जाएगा उसका विरोध करेंगे, और विरोध करके जो भी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको अड़ंगा लगाएंगे, रोकेंगे, व्यवधान पैदा करेंगे, डिस्टरबेंस पैदा करना इनका वो रहता है, एम रहता है। और नॉन चेंजर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट नहीं बनेंगे। तो इस तरह से दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। फिर जो ये स्वराजिस्ट हैं उनमें जो लीडर्स हैं वो चितरंजन दास हैं, फिर मोतीलाल नेहरू हैं, ये लोग हैं, लाला लाजपत राय भी हैं। तो ये लोग स्वराजिस्ट हैं। और नो चेंजर में बाकी जो सरदार पटेल हैं ये सब नो चेंजर में आते हैं। और महात्मा गांधी फिर से अपना वो कंस्ट्रक्टिव जो भी आइडिया होता है उनका उस पर लग जाते हैं, अपना अनटचेबिलिटी वगैरह के लिए कुछ काम करते हैं। फिर कुष्ठ रोगियों के सेवा वगैरह ये सब में लग जाते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में लग जाते हैं फिर से गांधी जी। और जो मेन मूवमेंट रहता है उससे हट जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, 1922 में ही खत्म हो जाता है। अब इसके बाद साइमन कमीशन आता है 1927 में। अब तैयार करते हैं फिर से ये जो नेक्स्ट मूवमेंट है इनका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन में थोड़ा डिफरेंस है। नॉन कोऑपरेशन में कोई रूल ब्रेक करने का नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस में रूल ब्रेक करने का है। यहाँ पे पहले से कोई लॉ है और लगता है कि वो जस्ट नहीं है तो उसको हम नहीं मानेंगे, मानने से इनकार कर देंगे, अनजस्ट जो लॉ है। लेकिन अगर आप रूल ब्रेक किए हैं तो इसके बाद सजा भी मिलेगा, तो वो सजा जो है वो मानेंगे। ये है सिविल डिसोबीडियंस के पीछे का फिलॉसफी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन का जो फिलॉसफी है वो ये है कि कोई रूल ब्रेक नहीं करना है, रूल जो भी है फॉलो करो, कोई एस्टेब्लिश रूल है उससे उसको में नहीं जाना है। लेकिन तुम क्या कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट को डे टू डे लाइफ में जो सहायता होता है वो मत किया करो। जैसे सरकारी जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स उसको नहीं अप्रोच करेंगे, वहां नहीं पढ़ेंगे। जो कर्मचारी हैं वो जाएंगे नहीं काम पे, सामान जो है वो स्वदेशी यूज करेंगे, और जो ब्रिटिश जो भी गुड्स है उसका बहिष्कार करेंगे। तो इस टाइप का चीज नॉन कोऑपरेशन में आता था। तो ये आप फिलोसॉफिकल जो अंतर है वो देख सकते हैं। हाँ, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए जमीन तैयार होना शुरू हो जाता है 1927 में आता है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन में क्या है कि 11 मेंबर हैं, 11 मेंबर हैं, और इसमें एक भी इंडियन नहीं है, सारे के सारे वाइट हैं, ब्रिटिश हैं। तो इसका विरोध किया जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखने के लिए वो बनाया जाता है कि इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म होते रहता है। जैसे 1909 में एक्ट आता है, फिर 1919 में, फिर इसके बाद 1935। तो 1935 साइमन कमीशन के रिपोर्ट
आने के बाद ही आता है एक्चुअली। तो ये देख सकते हैं आप 1919 में जो एक्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, तो इसका भी रिव्यू करता है साइमन कमीशन जो आता है यहाँ पे। अब साइमन कमीशन में सभी ब्रिटिशर्स हैं, इसीलिए जो इंडियन लीडर्स हैं वो इसका विरोध करते हैं कि हम नहीं मानेंगे। साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो भी आएगा उसको हम बहिष्कार करते हैं। साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व साइमन कमीशन नहीं करता है। हम अपना प्रतिनिधित्व स्वयं कर सकते हैं, और हम अपना प्रतिनिधित्व स्वयं कर सकते हैं तो हमको भी उसमें स्थान मिलना चाहिए, ये कहना होता है इंडियन लीडर्स का। और सेम मिस्टेक होता है कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग का। इस तो साइमन कमीशन का विरोध शुरू होता है इंडिया में, और उसी में लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट करके उसी विरोध के दौरान ही 1928 में मार दिया जाता है उनको। मतलब इतना पीटा जाता है कि उसी चोट से कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब अंग्रेज लोग इसका रिस्पॉन्ड में कहते हैं कि तुम लोग जो इंडियंस हो अपना संविधान तैयार करके दिखाओ, ऐसा संविधान जो सबको, जितने भी इंडियंस में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको स्वीकार हो। तो ये चुनौती होता है साइमन कमीशन के द्वारा इंडियन लीडर्स को। अब मोतीलाल नेहरू इसके लिए डिपुट किए जाते हैं कि वो ऐसा कुछ तैयार करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो भी स्टेक होल्डर होगा, जैसे मुस्लिम लीग है उस समय, अम्बेडकर भी हैं उस समय, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो है ही है, इसके अलावे भी और भी संगठन बन चुके हैं तब तक। 1920 में अकाली भी बन चुका है संगठन, और भी संगठन है। तो इन जो भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको ये एक्सेप्टेबल हो ऐसा बनाओ। तो इसके लिए नेहरू रिपोर्ट बनाया जाता है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये बनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को तैयार करते हैं मोतीलाल नेहरू। अब इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। अब ये जो है नेहरू रिपोर्ट वो 1928 में आती है। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट पब्लिश होती है, और ये मुस्लिम लीग वाले इसको डिनाई कर देते हैं कि हम इसको नहीं मानते। तो कोई स्टेक होल्डर जो भी है वो इस पे सहमत नहीं होता है, ऐसा रिपोर्ट होता है। अच्छा, ये ऐसा रिपोर्ट होता है कि मोतीलाल नेहरू के जो पुत्र हैं सन जवाहरलाल, वो भी नहीं मानते हैं इसको, वो इसका विरोध करते हैं। उनके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, ऐसा चीज क्या लिखा होता है इसमें कि ये लोग विरोध करते हैं, जवाहरलाल और ये सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट होता है नेहरू रिपोर्ट, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो जिस बात पे कंटेंशन है, एक तो फंडामेंटल राइट का इसमें बात किया जाता है। तो फंडामेंटल राइट का बात किया जाता है इसमें, और 19 फंडामेंटल राइट्स इसमें बात किया जाता है। और फंडामेंटल राइट का बात पहली बार इस तरह से किया जा रहा होता है लीगल तरीके से। अब इसमें जो है कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो डोमिनियन स्टेटस पे है। नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू का कहना है कि डोमिनियन स्टेटस इंडिया को मिलना चाहिए। जवाहरलाल का कहना रहता है कि नहीं, अब डोमिनियन स्टेटस तो बहुत दूर का बात हो गया, बहुत पहले ही ये होना चाहिए था। और सेम सुभाष चंद्र बोस का भी कहना रहता है। और डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, आप चाहिए पूर्ण स्वराज। तो यहीं पे कंटेंशन है इनके बीच, और ये विरोध करते हैं नेहरू रिपोर्ट का। हाँ, तो ये हो गया नेहरू रिपोर्ट, और इसमें फंडामेंटल राइट्स और डोमिनियन स्टेटस की बात किया जाता है। डोमिनियन स्टेटस होता क्या था?
तो देखिए डोमिनियन स्टेटस क्या था, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो ऑस्ट्रेलिया और जो कनाडा थे उस समय ब्रिटिश रूल के अंदर में आते थे, लेकिन उनका जो स्थानीय स्वशासन था, जो लोकल गवर्नमेंट होती थी, वो ब्रिटेन का गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती थी उसका। वो सिर्फ फॉरेन रिलेशन और कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी वगैरह देखते थे। ऐसा स्टेटस मिला हुआ था ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का। इंडिया भी वही मांग रहा था उस समय, जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें, कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, हमको भी सेल्फ रूल का अधिकार दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं मिलता। और डोमिनियन स्टेटस कभी इंडिया को आजादी तक नहीं मिला। हमेशा बात 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 बाद में अंग्रेज भी करते हैं देने का, लेकिन वो आजाद हो जाता है तब तक भारत इंडिपेंडेंस। अब फिर 1929 में लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का। तो लाहौर सेशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि नहीं, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चलेगा, इसका तो अब मांग ही अब बेकार है, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, यानी पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में बात किया जाता है 1929 में। इससे पहले पूर्ण स्वराज का नारा भगत सिंह दे चुके थे। तो ये होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात। अब इसी सेशन में एक और बात क्लियर किया जाता है कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और ये जो भी सेशन हुआ करता था वो जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द मंथ होता था उसमें होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो 1930 में इंडिपेंडेंस डे, 1930 से इंडिपेंडेंस डे मनाने का प्रस्ताव यहाँ पे पास होता है। वो 26 जनवरी के दिन प्रत्येक साल, एवरी ईयर 26 जनवरी के दिन 1930 से इंडिपेंडेंस डे मनाने का इसमें क्लियर होता है। तो वहीं से फिर इंडिपेंडेंस डे हर एक साल मनाते आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो भी उनके विचारधारा से जो भी प्रभावित होते हैं वो मनाते हैं हर साल। तो ये रहता है। इसी को बाद में जब भारत आजाद होता है, तो भारत तो आजाद हो जाता है 15 अगस्त को 1947। लेकिन इस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए, क्योंकि पहले से इंडिपेंडेंस डे इस दिन को मनाते आ रहे थे, तो इसको मेमोरेबल रखने के लिए क्या किया जाता है कि जब भारत रिपब्लिक बनता है, भारत का संविधान जो है जब उसको लागू करने का टाइम डिक्लेयर करना होता है, तो इस दिन 26 जनवरी को ही 1950 में डिक्लेयर किया जाता है कि अब हम इस तारीख से, इस डेट से रिपब्लिक हैं। तो इस तरह से इसका हिस्ट्री है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है और 26 जनवरी को रिपब्लिक क्यों मनाते हैं। So if you have question, you can ask. अब इसके बाद हम लोग और टाइमलाइन कुछ और है उसको देख लेते हैं। तो भगत सिंह का कुछ देख लेते हैं जो टाइमलाइन है उनका। तो भगत सिंह है 1926 में स्थापना करते हैं ये नौजवान भारत सभा का। और इसको पंजाब नौजवान भारत सभा भी कहते हैं, कभी कभी लिखा ऐसा भी मिलेगा। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं भगत सिंह। और बाद में भगत सिंह
1927 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है उसको में बॉम्ब फेंकने के लिए गिरफ्तार किए जाते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं और इनके साथ साथ होते हैं भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह होते हैं और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा होती है। और हालांकि इस केस में, जिस केस में ये पकड़े जाते हैं, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के लिए पकड़े जाते हैं ये, लेकिन इस केस में इनको बरी कर दिया जाता है। इस केस में इनको सजा नहीं होती है, जो मृत्युदंड यानी फांसी की सजा जो है वो दूसरे केस में होती है। एक लाहौर षड्यंत्र केस रहता है और सॉन्डर्स के हत्याकांड वाला में। तो ये भगत सिंह से रिलेटेड था। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे, जो कि एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। अब 1930 में ही ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब शुरू होता है तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो 1930 में शुरुआत कहाँ से है? तो शुरुआत है साबरमती से, जब महात्मा गांधी डांडी मार्च पे निकलते हैं और डांडी पहुंचते हैं। साबरमती से डांडी की यात्रा, और ये 12 मार्च को शुरू होती है, बाद में खत्म होती है। 5 मार्च को यहाँ पहुंच चुके होते हैं। 6 मार्च को नमक बनाया जाता है। और नमक बनाने का कानून जो है, मतलब पहले था कि नमक पे बहुत ज्यादा टैक्स होता था, वो टैक्स फ्री हो जाता है नमक, और फिर उसमें टैक्स नहीं लगता। तो शुरू में स्टार्ट में बहुत कम लोग होते हैं गांधी के साथ, और टाइम मैगजीन जो होती है अमेरिका की, उसको मतलब रेडिक्यूल करता है। लेकिन जब बाद में दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा जो मूवमेंट बहुत बड़ा जब हो जाता है, तो फिर वही टाइम मैगजीन बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ गांधी के बारे में लिखा है। ये सब आप पढ़ सकते हैं, परीक्षा में नहीं पूछा। हाँ, फिर अब मूवमेंट और भी आगे बढ़ता है, बहुत बड़ा हो जाता है धीरे धीरे करके। और इसी में 1930 में एक इंसिडेंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो है चिटगांग आर्मरी रेड। चिटगांग आर्मरी रेड, चिटगांग में जो ब्रिटिश आर्मी होती है उसका जो आर्मरी होता है, मतलब जहां आर्म रखने का होता है, जो आर्मरी, वहां पे आर्म लूट ले जाते हैं, उसी को बोलते हैं चिटगांग आर्मरी रेड। इसके जो लीडर होते हैं वो होते हैं सूर्य सेन। सूर्य सेन, इनको मास्टर दादी कहते हैं। और इसमें महिलाएं बहुत संख्या में होती हैं, जिसमें कल्पना दत्त हैं और भी हैं। तो ये दिखाता है कि महिलाएं उस समय भी बहुत एक्टिव हैं। तो ये चिटगांग आर्मरी रेड 1930 में होता है, और ये सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट है। ये मतलब कि देखिए कि ये वायलेंट है, लेकिन फिर भी पार्ट है उसका। अलग एक तरीके से फिलॉसफी है इसमें भी, वो नहीं जाएंगे। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो भी था वो चलिए देख लिए हैं, जो पूछ सकता है। ठीक है, अब गांधी इरविन पैक्ट देखते हैं हम लोग 1931 में। अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा होता है तो शुरू में तो सरकार मतलब सीरियसली लेती नहीं, कि क्या ही कर लेगा ये मूवमेंट करके। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मोमेंटम तैयार होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बातचीत करने के लिए तैयार होती है। पहले तो 1930 से पहले गांधी कहते हैं कि कुछ उनका मांग होता है, डिमांड वो रखते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे इसको पास तो हम लोग मूवमेंट करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। लेकिन फर्क नहीं पड़ता इरविन पे, जो उस समय वायसराय होता है। लेकिन जब फिर
मूवमेंट मोमेंटम पकड़ता है तो गांधी को बुलाता है, जो वायसराय इरविन है, वो पैक्ट के लिए, जो जाना जाता है गांधी इरविन पैक्ट के साथ। अब इसमें जो मेन जो बात है वो यही है जो हो पाता है, वैसे ज्यादा कुछ नहीं डेवलपमेंट हो पाता है इसमें, लेकिन जो मेन डेवलपमेंट है वो यही है कि इसमें तैयार हो जाता है पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ने के लिए। पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं उनको रिहा करने के लिए तैयार हो जाता है सरकार, लेकिन इसमें जो भी भगत सिंह जो हैं उनको पॉलिटिकल प्रिजनर में नहीं रखा जाता है, तो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, इसलिए ये छूट नहीं पाते उस समय, और इसके लिए गांधी का आलोचना किया जाता है। खैर वो अलग टॉपिक है। तो पॉलिटिकल प्रिजनर का रिहाई हो जाता है, पॉलिटिकल प्रिजनर रिलीज कर दिए जाते हैं और गांधी तैयार हो जाते हैं। गांधी क्या, कांग्रेस तैयार हो जाती है सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, जो 1931 में होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होता है, एक तो 1930, 31 और 32, ये। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये जो लीडरशिप है किनका होता है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो सर फिर से आरटीसी वाले बारे में सर। हाँ बोलिए। आरटीसी क्या बोले थे सर, फिर से बोलिए ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होता है ना, 1930, 31 और 32। 31 वाले में कांग्रेस भाग लेती है गांधी के नेतृत्व में। इसमें तीनों में अंबेडकर गए हैं, तीनों में भाग लिए हैं, 30, 31, 32 तीनों में, ये ध्यान रखें। ओके सर। हाँ, तो लेकिन गांधी जाते हैं जरूर, लेकिन उसमें कुछ सब्सटेंशियल निकल करके आता नहीं है। तो इसके बाद फिर 32 आता है, 1932। अब यहाँ पे डेवलपमेंट और कुछ कुछ होगा, जैसे कम्युनल अवार्ड। उस समय इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो है रैमसे मैकडोनल्ड। तो रैमसे मैकडोनल्ड 16 अगस्त 1932, इस 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड का घोषणा करता है। ये होता क्या है, तो कम्युनल अवार्ड होता है क्या कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट ये पहले शुरू करता है, मुस्लिमों को दिया जाता है 1909 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है वहां पे। फिर दिया जाता है, इसको और एक्सटेंड किया जाता है अदर कम्युनिटीज में, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसमें 1919 के एक्ट में। फिर 1932 में आगे क्या होता है कि ये जो भी दलित होते हैं उनको भी ये एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसी को कम्युनल अवार्ड कहते हैं। एक कम्युनिटी के आधार पे सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। अब सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है एक्चुअली, कि इसमें जो भी वोट देने का अधिकार जो है, जो जनता है, और जो यहाँ पे नेता होगा, वोट वही दे सकता है। जैसे कोई खास कम्युनिटी के लिए, कोई किसी खास नेता के लिए कोई खास कम्युनिटी ही वोट दे सकती है। अगर कोई इलेक्टोरेट सेपरेट कर दिया गया, कि मान लीजिए कि यहाँ इस इलेक्टोरेट से, यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी से खाली मुस्लिम का सेपरेट इलेक्टोरेट से सिर्फ मुस्लिम जनता ही भाग लेगी उसमें इलेक्शन जब होगा, और वो चुन किसी को सकती है, मतलब यहाँ पे चुनने वाला आदमी है वो कोई भी हो सकता है,
लीडर कोई भी हो सकता है, लेकिन जो वोट देने का अधिकार होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया, वो सिर्फ एक कम्युनिटी का ही होगा, जिस कम्युनिटी का सेपरेट इलेक्टोरेट है वो। रिजर्वेशन इसका जस्ट अपोजिट है। रिजर्वेशन में क्या होता है कि जो लीडर का सीट है वो रिजर्व कर दिया जाता है कि या तो ये एससी होंगे या एसटी होंगे, इस तरह से। और जो जनता जो वोट करेगी वो कोई भी हो सकती है, वोट करने का अधिकार आपका बना रहेगा। आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, आप वोट कर सकते हैं। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व्ड इलेक्टोरेट, ये रिजर्वेशन वाला जो रिजर्वेशन से जो आते हैं ये चुन करके लीडर, जिनको रिजर्वेशन मिलता है किसी सीट पे, वो ये अंतर है दोनों। तो ये ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि जनता का जो चुनने का अधिकार है वो लिमिट कर दिया गया है, वो चुन ही नहीं सकते, वोट ही नहीं दे सकते। यहाँ तो फिर भी किसी क्षेत्र में एससी एसटी का ज्यादा संख्या है तो उसको आरक्षित कर दिया जाता है सीट, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का सवाल होता है कि एससी एसटी का जो आवाज है उसको उठाने के लिए बेहतर कौन जान सकता है। कोई एससी एसटी से आया हुआ व्यक्ति ही बेहतर तरीके से रख सकता है। कहा जाता है कि जिसने ठंड नहीं देखी वो हल्कू का दर्द क्या जाने। तो वही है, ये रिजर्वेशन का जो सवाल है वहीं से आता है। तो ये था आंसर। डाइवर्ज कर गए हैं हम, फिर से आते हैं वापिस। सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया, ये 1932 का कम्युनल अवार्ड हो गया। हाँ, तो ये रैमसे मैकडोनल्ड देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी उस समय यरवदा जेल में बंद रहते हैं, क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी बंद रहते हैं उस समय, क्योंकि ये सिविल डिसओबीडियंस है। अब लॉ तोड़ेंगे तो बंद कर देता है जेल में। तो उस समय यरवदा जेल में बंद रहते हैं जब ये रैमसे मैकडोनल्ड का अवार्ड 1932 में घोषणा किया जाता है। अब उसमें होता क्या है कि यरवदा जेल में ही हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं गांधी जी। ये कहते हैं कि जो दलितों को मिला ये सेपरेट इलेक्टोरेट वो सही नहीं है। अच्छा, एक बात और आप देखें कि गांधी जी, इससे पहले भी सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड किया गया जैसे माइनॉरिटीज को, तब कभी नहीं बैठते हैं हंगर स्ट्राइक पे। लेकिन जब सेपरेट इलेक्टोरेट ये दलितों को मिलता है तब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं। और दलित मामले में सिर्फ हंगर स्ट्राइक पे यही एक बार गांधी जी बैठे हैं, वो भी विरोध में। तो ये आप देख सकते हैं। हालांकि ये नहीं पूछेगा, ऑफ कोर्स नहीं पूछेगा, लेकिन ये फैक्ट है। हाँ, तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो एक्सटेंड किया जाता है उसका विरोध में वो बैठे हुए होते हैं हंगर स्ट्राइक पे यरवदा जेल में। अब इधर जो दलित हैं उनके लीडर कौन हैं? बी.आर. अंबेडकर। अब बी.आर. अंबेडकर से पैक्ट होता है यरवदा जेल में ही, वो है पूना पैक्ट। जो कि साइन होता है 24 सितंबर 1932 को। ये इधर से गांधी हैं और इधर बी.आर. अंबेडकर हैं। फिर इसमें जो अंबेडकर हैं वो ड्रॉप कर देते हैं जो भी क्लेम रहता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। गांधी जी का कहना रहता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके फूट पैदा किया जा रहा है, हिंदुओं में भी डिवीजन पैदा किया जा रहा है। अब डिवीजन ये पैदा नहीं किया जा रहा था, एक्चुअली डिवीजन तो पहले से ही है। हिंदुओं में, हिंदू समाज में बहुत डिवीजन है।
वो पहले से है, लेकिन उनका यही कहना रहता है। अब बी आर अम्बेडकर उस समय फिर राजी हो जाते हैं कि चलो रिजर्वेशन वाला जो है उस पे वो मान जाते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट मत रखो, रिजर्वेशन का आइडिया जो है वो अपना लेते हैं। तो रिजर्वेशन करके सीट फिर मिलता है SC ST कम्युनिटी। तो ये था पूना पैक्ट 1932 में। अब इसके बाद हम आते हैं फिर कराची सेशन, एक छूट गया बीच में जो पूछता है थोड़ा। कराची सेशन जो है उसका इंडियन नेशनल सर। कांग्रेस। हाँ बोल। सर हाँ सर उस समय जो गांधी जी जो बैठे हुए थे उसमें रिजर्व इलेक्टोरेट के मतलब विरोध में बैठे हुए थे, हाँ धरना पे जो बैठे हुए थे। हाँ हाँ, उस सेपरेट अच्छा। रिजर्वेशन के विरोध में नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में। हाँ और सर, वो सेपरेट इलेक्टोरेट। रिजर्वेशन का आइडिया आप मानिए। तो उनका सर मांग क्या था उनका? उनका मांग था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो दलित हैं उनको एक्सटेंड नहीं किया जाए, अच्छा। जो कि पहले से माइनॉरिटीज कम्युनिटीज जैसे मुस्लिम, सिख्स ये सबको मिल रहा था। अच्छा। और अम्बेडकर जो थे सर वो मतलब इस सेपरेट इलेक्टोरेट का जो रूल था उसमें मतलब सपोर्ट कर रहे थे उस समय। हाँ, कोर्स सेपरेट इलेक्टोरेट का रूल का वो सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि दलितों पर तो बहुत सेंचुरी से अत्याचार हो रहा था ना, और तब तक तो आप साथ नहीं बैठ सकते थे, पानी एक जगह से नहीं पी सकते थे, सब कुछ अलग था, तो ये भी अलग कर दो। अच्छा। तो दलित तो हिंदुओं में जो जो अनटचेबल हैं, ये जो कास्ट का हायरार्की था, तो जो यहाँ पे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य और फिर यहाँ शूद्र, इसमें दलित, इसमें अनटचेबल्स नहीं आते थे, अनटचेबल्स अलग थे एकदम से। इधर उनको तो टच करना, उनका तो छाया ही मतलब गुनाह माना जाता था ना, तो करेंगे ही सपोर्ट। अब यस। फिलोसफी समझिए इसके पीछे का ना। थैंक यू सर। तो कराची सेशन जो है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है। अब इसमें फंडामेंटल राइट की बात किया जाता है, और इस सेशन की लीडरशिप जो है, जो प्रेसिडेंट हैं, ये हैं सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें फंडामेंटल राइट की जो बात है, जो 1929 का सेशन रहता है, उसको कंटिन्यू किया जाता है फिर से इसमें। और इसमें फर्स्ट टाइम कोई इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात किया जाता है, जो कांग्रेस अपने तरफ से बताती है कि हमारे देश का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कैसा होना चाहिए, प्रोग्राम जो है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें ये लोग लाते हैं नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये याद रखेंगे, ये नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम किस सेशन में लाया गया। तो ये 1931 का कराची सेशन रहता है, सरदार पटेल इसके प्रेसिडेंट होते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग आते हैं 1935, जो भी मेजर डेवलपमेंट है वहां पे आएंगे, क्योंकि टाइम तो बहुत जल्दी जल्दी भाग जाता है। अब 1935 का जो सेशन है, सेशन पे बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें क्या क्या दिया जाता है, वो जो भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह का बात हो रहा होता है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो हो रहा होता है, तो ये सब सुना नहीं जाता है इसमें कुछ भी। लेकिन ये एक सिस्टम जो पहले 1919 में इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोविंस में, डायरकी का। डायरकी में क्या होता है कि दो पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन को बांट देता है, और जो रेवेन्यू से रिलेटेड होता है वो अपने पास रखते हैं, और उसको बोलते हैं रिजर्व सब्जेक्ट। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसमें उतना, जैसे पुलिस सिस्टम को छोड़ के, रेवेन्यू सिस्टम को छोड़ के, और जो बाकी का जैसे हेल्थ सिस्टम है वगैरह, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट बोल करके ट्रांसफर कर देता है
तो ये हो जाता है डायआर्की का सिस्टम। तो ये प्रोविंस में खत्म कर दिया जाता है 1935 में। 1919 में लागू किया जाता है, 1935 में खत्म कर दिया जाता है, और इसको फिर से सेंट्रल लेवल पे शुरू कर दिया जाता है। सेंट्रल लेवल पे डायरार्की इंट्रोड्यूस कराया जाता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। फिर इसमें अब प्रोविंस में क्या होगा, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट हट गए, अब कोई अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है। बाकी जो भी है वो सब पे जो भी प्रोविंस में गवर्नमेंट आएगी वो रूल बता सकती है कि इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो वहां पे अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। प्रोविंस में क्या हो गई, ऑटोनॉमी। अब 1937 में इसके बाद इसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही चुनाव होता है। चुनाव तो होना रहता है एक्चुअली प्रोविंस में भी और सेंट्रल लेवल पे भी, लेकिन सिर्फ प्रोविंस लेवल पे ही चुनाव कराया जाता है, सेंट्रल लेवल पे चुनाव नहीं होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कभी भी ढंग से लागू नहीं किया जाता है पूरा तरह से। जो भी रहता है उसमें लेजिस्लेशन वो नहीं लागू किया जाता है पूरी तरह। फिर एक बात और है कि इसी में बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो बाइकैमरल का क्या मतलब है, ये 2019 का देखेंगे पीआईएसएम का क्वेश्चन, तो उसमें पूछा हुआ है। बाइकैमरल का मतलब है कि जो असेंबली होगी वो दो हाउस होंगे उसमें, एक तो अपर हाउस और लोअर हाउस करके। तो यही रहता है कि बाइकैमरल है तो दो हाउस होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस, या उसका और भी नाम हो सकता है, जैसे इंडिया में राज्यसभा और लोकसभा बाद में बोलते हैं। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर 1935 से आता है। फिर लिस्ट बांट दिया जाता है कि 3 लिस्ट होगा। यूनियन लिस्ट, जिस पे यूनियन बनाएगी जो भी लेजिस्लेशन है, और स्टेट लिस्ट, और फिर कंकरेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट 3 लिस्ट में बांट दिया जाता है जो भी सब्जेक्ट होते हैं लेजिस्लेशन के उसको। तो ये 1935 का जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जो भी मेन क्रक्स है उसमें यही है। अब इसके बाद 1937 का इलेक्शन होता है। इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत सारे प्रोविंस में सरकार बन जाता है, बहुमत से बन जाता है। लगभग 11 स्टेट्स में कांग्रेस गठबंधन और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। अब इसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग जो है तब तक 1937 तक बहुत प्रोमिनेंट हो नहीं पाती है, इनका उधर कुछ हो नहीं पाता है ज्यादा, और उतना प्रभावी नहीं होते हैं ये। इवन मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज में भी उतना मुस्लिम लीग का होल्ड 1937 में नहीं होता है। अब एक ये देखिए कि 1937 आते आते मुस्लिम लीग का जो पुराना जो डिमांड था सारा का सारा, वो एक्चुअली पूरा हो चुका होता है। कुछ और डिमांड रहता नहीं है इनके पास। इनका सबसे मेन डिमांड जो रहता है शुरू में वो सेपरेट इलेक्टोरेट का रहता है, जो 1909 में ही पूरा हो चुका होता है, बस बनने के 3 साल बाद, क्योंकि इनको गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट रहता है ना, इसलिए। अब इनके पास कुछ राजनीति करना है आपको आगे भी, तो कुछ ना कुछ जनता को, जो भी आपके पीछे जो खड़ा है सपोर्टर, उसको कुछ ना कुछ सब्जबाग दिखाना होगा, कुछ ना कुछ सपना दिखाना पड़ता है। तो ये लोग जो बेचते हैं जिस चीज को, वो होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान डायरेक्टली अगर ना बोले तो सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, और इसी को इन्फोर्स करते हैं 1940 में। जो लाहौर का जो सेशन है मुस्लिम लीग का, उसको 1940 का जो लाहौर का सेशन है उसमें
पहली बार ये ऑफिशियली ये इस बात की चर्चा होती है कि सेपरेट होमलैंड बनना चाहिए मुस्लिम्स के लिए। और इसको पहले लाहौर डिक्लेरेशन बोलते हैं, लाहौर डिक्लेरेशन। लेकिन जब मतलब क्या फर्जीवाड़ा है जैसा समझिए। लेकिन जब पाकिस्तान आजाद होता है तो जिन्ना बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये लाहौर डिक्लेरेशन गलती से लिखा गया था, एक्चुअली पाकिस्तान डिक्लेरेशन है। लेकिन ऐसा बात था नहीं। चलिए, वो तो पूछेगा भी नहीं, छोड़ते हैं उधर। हम लोग वापिस आते हैं जो इधर चल रहा है। हाँ, तो 1937 का इलेक्शन हो गया। अब कांग्रेस को बहुत सारे स्टेट्स में सरकार बन गई है। लेकिन 1939 में क्या होता है? 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया होता है। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होता है तब भारत तो मतलब वर्ल्ड वॉर कहाँ हो रहा है? यूरोप में शुरू हुआ है उधर। अब वर्ल्ड वॉर में क्या है? वर्ल्ड वॉर सेकंड में दो पावर्स हैं, एक तो एलाइड पावर्स है और दूसरा है एक्सिस। अब एलाइड पावर में ब्रिटेन है, फ्रांस है, इधर एक्सिस में जर्मनी है, इधर यूएस भी बाद में ज्वाइन करता है 1941 में, जब इधर जापान जो है इधर एक्सिस पावर में वो पर्ल हार्बर पे अटैक करता है और बर्बाद कर देता है पूरा पूरा पर्ल हार्बर का जो नेवल बेस रहता है यूएस का, उसको। पर्ल हार्बर जो है वो हवाई द्वीप में है, वो मेनलैंड यूएस में नहीं है। आप ये ध्यान रखेंगे, वो पैसिफिक के बीचों बीच में जो हवाई द्वीप है वहां पे है। तो जापान जब इधर पर्ल हार्बर में अटैक करता है तब यूएस आता है लड़ने, उससे पहले यूएस लड़ता नहीं है। फिर इधर यूएसएसआर बाद में आता है। कब आता है? जब जर्मनी क्या करता है, इन्वेड करता है, ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च करता है जर्मनी, और वो स्टालिनग्राद तक पहुंच जाता है। लेकिन उधर फिर ठंडी आ जाता है। अब जर्मनी का जो मौसम है वो कंपेरेटिवली अगर देखें तो रसिया से गर्म है, और रसिया में बहुत ठंडा होता है, और वहां पहुंचते पहुंचते ठंड आ चुका होता है। अब ठंड जब आता है तो इसका जो सप्लाई लाइन है जर्मनी का वो खत्म हो जाता है, अब वो बचता नहीं है। ओके ओके, आई विल एंड क्लास एट 6। तो जर्मनी का सप्लाई लाइन जो है वो खत्म हो जाता है। अब जब सप्लाई लाइन खत्म होता है तो अब लड़ाई करना हो जाता है मुश्किल। तो फिर यूएसएसआर उधर से पुश बैक करना शुरू करता है, और बर्लिन में पहुंचने वाला पहला एलाइड पावर यूएसएसआर ही है। बर्लिन जो राजधानी होती है उस समय, कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी, तो यूएसएसआर पहले पहुंचता है ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस के कंपैरिजन। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया है इधर, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट होता है तो क्या करता है ब्रिटेन, क्या करता है कि ब्रिटिश इंडिया को भी बेलिजरेंट स्टेट के तौर पे घोषित कर देता है। जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट होती है जो इंडिया को बता देती है बेलिजरेंट स्टेट मतलब जो राज्य लड़ रहा है। अब यहाँ जो भारत में नेता होते हैं, जो इंडियन लीडर्स होते हैं, उनको क्या रहता है संभावना कि ये इधर जापान है कहीं ईस्ट एशिया में। अब जापान इधर पहुंच चुका होता है, इधर चाइना में, ये जापान यहाँ पे चाइना है, तो इधर ये मंचूरिया वगैरह पे अधिकार कर चुका होता है पहले। इधर सिंगापुर वगैरह जो भी छोटा छोटा देश है, वियतनाम यहाँ पे है, इधर सब जगह जापान पहुंच जाता है। और वो पहुंच ही रहा होता है, यहाँ म्यांमार में पहुंच चुका होता है। तो इंडियन लीडर को ये संभावना रहती है कि जापान इधर से इन्वेड करेगा इधर, क्योंकि अब
घोषणा कर चुका है भारत का जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है कि हम भी लड़ने वाले देशों में हैं और एलाइड पावर्स हैं। अब ये जो घोषणा होती है वो जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है उससे डिस्कस करके नहीं होता है। अब बिना डिस्कशन के कर देता है घोषणा, इसीलिए जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है कांग्रेस की वो रिजाइन कर देती है 1939 में। 37 में चुनाव जीते, 2 साल गवर्नमेंट चलाए और 1939 में ये सब कॉन्टेक्स्ट बना और फिर रिजाइन कर दिया। हाँ, तो रिजाइन कर दिए। अब इसके बाद क्या है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिलती है फिर वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र में है, वहां पे मिलते हैं यही सब डिस्कस करने के लिए जो उस समय का सिचुएशन हो रहा होता है उसको। और फिर अंग्रेजों की तरफ से भी एक ऑफर आता है कि आप लोग मतलब विरोध नहीं कीजिए, और वो 1940 में अगस्त ऑफर देते हैं, जिसको अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं 1940 में। अब 1940 जो है वो जस्ट शुरुआत का ही है, उसमें जो जर्मनी है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है उस समय। तो उस समय दबाव में रहते हैं इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले, तो उस समय अगस्त ऑफर देते हैं और उसमें क्या रहता है, मेनली रहता है वही डोमिनियन स्टेटस। लेकिन डोमिनियन स्टेटस दे नहीं पाते, खाली बात ही करते रह जाते हैं सब। फिर इसके बाद भी इस पे कांग्रेस का तो पहले से स्टैंड क्लियर रहता है कि डोमिनियन स्टेटस तो बात पुराना हो गया है, अभी तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आप लोग निकलिए। तो 1942 में चूंकि ये फेल हो जाता है, अब इसमें कुछ रहता ही नहीं। इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। तो क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य हैं, जिसका जो हेड है वो स्टैफर्ड क्रिप्स को बनाया जाता है। अब ये भी वही चीज फिर से एक्सटेंड करते हैं, डोमिनियन स्टेटस वगैरह फिर से वो बात करने आते हैं जो एक्चुअली यहाँ पे इंडिया में, और फिर से द सेम चीज ऑफर करते हैं। तो ये भी कांग्रेस को नामंजूर होता है क्योंकि इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे बात आ चुका होता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ नहीं चाहिए। तो 1942 में ही ये डिसाइड किया जाता है 9 अगस्त से हम लोग क्या करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने से पहले ही 8 अगस्त को जो भी कांग्रेस के लीडर्स होते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। जो फर्स्ट लाइन लीडर हैं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल, इन लोगों को डाल दिया जाता है जेल में 8 अगस्त को ही, और शुरू होना है 9 अगस्त से, कॉल जा चुका है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो लीडरशिप है वो सेकंड लेवल के जो सेकंड लाइन के जो लीडर हैं, जैसे अरुणा और जयप्रकाश नारायण भी इसमें हैं, तो इन लोगों के पास चला जाता है लीडरशिप। और इसमें एक्चुअली कोई लीडर का रोल कम हो जाता है इसमें, क्योंकि सारे के सारे लीडर जो फर्स्ट लाइन के लीडर हैं जो डिसाइडिंग पोजीशन में थे वो पहले ही जेल में बंद हो चुके हैं। तो इसमें जो मूवमेंट है वो बहुत स्पॉन्टेनियसली जनता में फैल जाता है। इसीलिए ये जो मूवमेंट है वो अहिंसक नहीं रहता है, और इसमें हिंसा होती है अच्छी खासी, लेकिन फिर इसको बहुत कठोरता से बहुत दबा दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये मूवमेंट भी फेल कर जाता है टू अटेन इमीडिएटली इंडिपेंडेंस। अब इसके बाद
अब क्या होता है कि 1945, अब इसके बाद कुछ नहीं होता है। 1922 से 45 के बीच उतना डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि अब हार के बैठे ही हैं, इधर मूवमेंट खत्म हो चुका है और उधर ब्रिटेन तब तक जीत गया है, एलाइड पावर जीत गए हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। 1945 में वेबल प्लान आता है। वेबल उस समय वायसराय होते हैं ब्रिटिश इंडिया में। ये इसलिए आ रहा होता है कि ये अवॉइड करना चाह रहे हैं उस समय। वेबल प्लान, वेबल मतलब अवॉइड करना चाहते हैं यहाँ पे जो डिवीजन होता है कि भारत आजाद हो और एक पूरा का पूरा एक ही देश के तौर पे आजाद हो, इसमें बंटवारा ना हो, डिवीजन ना हो। तो वेबल प्लान में इसको एक्सप्लोर किया जाता है, लेकिन वो फेल कर जाता है इवेंचुअली, क्योंकि उसमें फिर यही कंटेंशन आ जाता है मुस्लिम लीग की तरफ से और वो फेल कर जाता है। इसके बाद फिर जब इंडिया आजाद होने के लिए इससे पहले एक बार और प्रयास किया जाता है कि डिवाइडेड इंडिया आजाद ना हो, एक यूनाइटेड इंडिया के तरह से ब्रिटिश इंडिया को पावर ट्रांसफर किया जाए। तो इसके लिए 1946 में फिर कैबिनेट मिशन प्लान आता है। अब इसमें 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टेट्स होते हैं उनको वो हिंदू और मुस्लिम के आधार पे, वो मेजोरिटी के आधार पे बांट दिया जाता है। एक तो जो भी हिंदू मेजोरिटी एरिया है ये 3 पार्ट में बांटा जाता है, ABC करके, और 2 एरिया बनाया जाता है। एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला, और एक जो ईस्ट वाला है। जो इस तरह से करके 3 पार्ट में एक्चुअली इसको डिवाइड किया जाता है, जो पूरा सब कॉन्टिनेंट होता है उसको। अब इसमें भी तैयार नहीं होता है मुस्लिम लीग की तरफ से वो, और बहुत यहाँ पे कंटेंशन और बढ़ता है। फिर इसमें डायरेक्ट एक्शन का कॉल दे दिया जाता है इनके द्वारा। ये जो अली जिन्ना है तब तक उधर जा चुके हैं, कम्युनल हो चुके हैं, और डायरेक्ट एक्शन में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। 16 अगस्त 1946 को ये कॉल दे दिया जाता है कि अब डायरेक्ट एक्शन करेंगे क्योंकि लोग बांट नहीं रहे हैं वगैरह करके, और ये कैबिनेट मिशन का जो प्लान है वो भी फेल कर जाता है। इसके बाद फिर जो लास्ट जो प्लान आता है वो है माउंट बेटन। ये 1947 में माउंट बेटन को इसीलिए यहाँ वायसराय बना के भेजा जाता है कि वो इंडिया को आजाद करें, और उसके लिए क्या जो जो भी प्लान बनाना पड़े वो बनाएं। तो लॉर्ड माउंटबेटन ये करके आते हैं वहां से एक कंफर्मेशन कि वो अपने तरीके से यहाँ पे करेंगे, और उनका ज्यादा हस्तक्षेप फिर इनको डिपुट करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं रहेगा। उस समय वहां भी सरकार बदल चुकी होती है। 1945 में जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो वहाँ लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी होती है, और उस समय क्लीमेंट एटली होते हैं वहां के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहले से ही ये लेबर पार्टी का जो है वो प्रॉमिस रहता है कि भारत को आजाद करेंगे अगर इनका सरकार आता है, क्योंकि उनका बर्डन बढ़ चुका होता है। जितना वो यहाँ से वेल्थ ड्रेन नहीं कर पाते हैं उतना इनको एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ लगाना होता है, मतलब ना वो मुश्किल हो रहा होता है यहाँ का रूल। तो वो भी डिमांड होता है। तो माउंटबेटन प्लान में फिर भारत को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, और उसमें रैडक्लिफ जो हैं उनको इसके लिए डिपुट किया था। बहुत कम टाइम दिया था, महीना 2 महीना शायद,
टाइम दिया जाता है इनको रैडक्लिफ को, और उनको यहाँ के डेमोग्राफी के बारे में पता नहीं होता है। तो फिर रैडक्लिफ लाइन खींच जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और भारत दो पार्ट में डिवाइडेड होके 15 अगस्त को 1947 इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया को। रैडक्लिफ लाइन बीच में आ चुका होता है। अब इसके बाद भी बहुत कहानी है, इसके पहले ही बहुत कहानी है जो छोड़ दिए हैं क्योंकि टाइम का बॉन्डिंग है। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगर नेक्स्ट क्लास का ही मौका मिला तो वर्ल्ड हिस्ट्री का करेंगे। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। सर इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। हाँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आता है। अच्छा, अगर पूछेगा तो बाद का ही और बाकी इधर से एंशिएंट और पहले का medieval? कम पूछता है। एंशियंट मेडिवल उतना नहीं पूछेगा, मेडिवल तो लगभग नहीं ही पूछता है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन मुगल से पूछ दे। लेकिन उससे पहले एंशियंट से थोड़ा कल्चर का एस्पेक्ट देख सकते हैं आप, जैसे बुक वगैरह जो कौन सा एंशियंट सर? इंडिया में लिखी गई हैं वो सब। जैसे ये पिछला बार शायद कालिदास का एक कोई बुक पूछा था, ऐसा देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे तो पता चलेगा। उसमें थोड़ा पूछता है एंशियंट का, थोड़ा पूछता है, बहुत कम पूछता है, हालांकि वो कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं है। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट आप ध्यान से पढ़ लें, थोड़ा देख लें, रिवीजन करते रहें, इसमें पूछता है। ठीक। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? सर लास्ट ईयर एक कुछ समुद्रगुप्त या किंग्स पे कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो किस रिसोर्स से कवर होगा? वो एंशियंट इंडिया में है, गुप्त वंश एंशियंट इंडिया में पढ़ना है। अच्छा, तो वो कहाँ से, कोई बुक वगैरह है, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ बुक है, लेकिन अगर पढ़ पाएंगे तब ना। RS शर्मा की बुक आती है एंशियंट इंडिया करके, अच्छा ये सर, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा आपको। ये तमिलनाडु बोर्ड से कवर नहीं होगा उसके हाँ आंसर की? उसमें भी अच्छा देता है। ठीक है। तमिलनाडु बोर्ड की बुक भी अच्छी रहती है। थैंक यू सर। लेकिन बात ये है ना कि टाइम इतना कम है, इतने में आप लोग कितना पढ़ पाएंगे? तो ये मतलब कॉस्ट बेनिफिट पे जाइएगा कि कम समय में हमें हिस्ट्री तो इतना बड़ा एक तरीके से समुंदर है, एंशियंट मेडिएवल और मॉडर्न को मिला के इतना सारा क्वेश्चन उससे मतलब कम ही आता है। तो मॉडर्न इंडिया मुझे लगता है मतलब सफिशियंट रहेगा, लेकिन अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो देन यू आर फ्री, पढ़ सकते हैं। हाँ अगर आप पढ़ पाए तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर कवर है पहले से सारा कुछ तो थोड़ा बहुत उसमें पढ़ा जा सकता है सेलेक्टिव तौर पे। और कोई किन्हीं किन्हीं को पढ़ने का अच्छा अभ्यास होता है, 2-3 दिन 4 दिन में बुक खत्म किया जा सकता है अगर पढ़ने बैठे तो। लेकिन वो देख लें, नया चीज शुरू करने में थोड़ा एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो ये देखना चाहिए, रिवीजन करना ज्यादा बेहतर है, नया चीज शुरू करें उससे ज्यादा। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? आज का क्लास हो गया सर कंप्लीट? हाँ अब वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो करा भी नहीं पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। हाँ बहुत लोग इधर थैंक यू लिख रहे हैं, आप लोग का भी थैंक यू कि क्लास ज्वाइन किए और बहुत ध्यान से सुने। तो एंड करते हैं क्लास को। कुछ और पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हैं अभी भी। ठीक है देन, थैंक यू। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास कब होने वाली सर, बता सकते हैं? ये शेड्यूल करके आपको ग्रुप में पता चल जाएगा, अगर होगी तो ग्रुप में ही उसमें मैसेज दे जैसे दिया जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की आज ही क्लास थी डेट वाइज? हाँ हाँ डेट वाइज आज ही थी, लेकिन उसमें ये जो मेजर पोर्शन है इंडिया का वो छूटा हुआ था, क्योंकि इससे पूछता है तो सोचे कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू सर। ठीक।